वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। बहुत दिनों के बाद जो है हमने ये सीरीज़ शुरू की है और ये सीरीज़ आपके लिए इसी टाइम पे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम दिसंबर 2024 के जो है क्वेश्चन पार्ट वाइज या सीरीज वाइज जो है हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। यानी 2 यूनिट जो है हमने आपको क्लास के थ्रू कंप्लीट किया है, पीडीए एंड हायर एजुकेशन। बाकी और यूनिट के जो क्वेश्चन है वो आपको इस चैनल के माध्यम से जो है डिलीवर किए जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग इस सीरीज को फॉलो करें। इनके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें, नए नए कंसेप्ट या नए क्वेश्चन जो है आपको सीखने और समझने को जो है मिलेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट यूज व्हेन टीचर डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहे कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है, यानी फॉलोइंग में से कौन सा काम टीचर करेगा जिसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का बेहतरीन इस्तेमाल माना जाएगा। तो एक होता है टीचिंग के अंदर हम पढ़ते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हम किसको बोलते हैं? सिंपली हम टीचर को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर के पास ही क्लासरूम के अंदर ये अथॉरिटी होती है जो डायरेक्टली आपको इंस्ट्रक्शन दे सके, डायरेक्टली आपको पढ़ा सके। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बच्चों को क्यों बोलते हैं? ठीक है, क्योंकि इस वजह से बोलते हैं क्योंकि बच्चों के पास डायरेक्टली अथॉरिटी नहीं होती, बल्कि वो किसी के थ्रू जो है वो चीजों को सीखते हैं या पढ़ते हैं। इसी वजह से उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, असाइन क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज। ठीक है, टीच बेसिक स्किल एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। ठीक है, बेसिक स्किल को टीच करना और अपनी नॉलेज का शो ऑफ करना, यानी नॉलेज को शो करना, नॉलेज को डिलीवर करना, बेसिक स्किल को जो है टीच करना, तो ये है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का पार्ट। बाकी सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो इनमें से कुछ स्टूडेंट से रिलेट करेंगे और कुछ जो है वो आपकी टीचर से रिलेट करेंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ठीक है, ये पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है 2022 के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, 22 के शिफ्ट तो आप देखोगे तो जरूर इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये मॉडल, इसके अंदर कोई ऐसा खास स्टेप है नहीं कि जिसको आप फॉलो करें। ठीक है, और उसी स्टेप से जो है क्वेश्चन पूछा जाए। बस इस मॉडल से जब भी क्वेश्चन आए हैं तो इनके ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। देखिए, इंक्वायरी का मतलब होता है किसी चीज को तलाश करना, है ना, किसी चीज को सर्च करना, किसी चीज को एक्सप्लोर करना। ट्रेनिंग मॉडल यानी ये एक ऐसा मॉडल है जहां पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है ताकि उनके अंदर जो इंक्वायर करने की, एक्सप्लोर करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि इस मॉडल के थ्रू जो है टीचर बच्चों की क्रिटिकल स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, स्पेसिफिक साइंटिफिक थिंकिंग, इन सारी चीजों को क्या करता है? डेवलप करता है। तो ए में कहा गया कि टू डेवलप साइंटिफिक प्रोसेस स्किल। ठीक है, बच्चों की जो है साइंटिफिक स्किल को क्या करना है? डेवलप करना है। टू अमॉन्ग द स्टूडेंट स्ट्रेटेजीज फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी, क्रिएटिव इंक्वायरी स्ट्रेटेजी को स्टूडेंट के दरमियान जो है डेवलप करना। टू डेवलप अमॉन्ग स्टूडेंट द एबिलिटी टू टॉलरेट एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि वो चीज जो अनक्लियर हो, यानी जो चीज क्लियर ना हो। ठीक है, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के जरिए जो है टीचर बच्चों के अंदर इस स्किल को भी क्या करता है? डेवलप करता है। क्यों करता है? क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, अगर आप रिसर्चर हो या आप किसी भी चीज को सर्च कर रहे हो, ठीक है, और वो चीज आपको या वो मटेरियल आपको मिला है जो क्लियर नहीं है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि सम टाइम इस चीज को हमें क्या करना चाहिए? गिव अप कर देना चाहिए, हमें इस चीज को छोड़ देना चाहिए। नहीं, लेकिन इस मॉडल का मतलब ही यही है कि हमें उस चीज को बर्दाश्त करने की एबिलिटी भी देता है कि अगर अभी नहीं मिला है तो हम सर्च करेंगे, आगे देखते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे, आगे चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। डी में टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी अमॉन्ग द स्टूडेंट। तो ऑप्शन सारे इसके जो है सही हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं और सारे के सारे ऑप्शन जो है वो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के ऑब्जेक्टिव में शामिल होंगे। जी, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ये किसके जरिए डेवलप किया गया? रिचर्ड सचमैन, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इज अ पेडागोजिकल अप्रोच दैट फोकस ऑन टीचिंग स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, emphasizing एक्टिव एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड सीकिंग आंसर टू क्वेश्चन और प्रॉब्लम। तो देखिए, इस मॉडल का मतलब वही है कि ये टीचिंग एंड स्टूडेंट पर फोकस करता है, जहां पर बच्चों पर यह जोर दिया जाता है कि वो चीजों को एक्टिवली एक्सप्लोर कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्वेश्चन आंसर या प्रॉब्लम जो भी है उसका जो है ये आंसर ले सके।
It help students develop intellectual skill like questioning, observing, gathering evidence, analyzing data and drawing conclusion. इसी तरीके से ये मॉडल जो है स्टूडेंट को इस चीज को समझने में भी हेल्प करता है, यानी उनके इंटेलेक्चुअल स्किल को जो है बढ़ाता है। इंटेलेक्चुअल मींस जहां पर बच्चों के अंदर क्वेश्चन करने की एबिलिटी पैदा हो, चीजों को ऑब्जर्व करने की सलाहियत पैदा हो, एविडेंस को जमा करने की, डेटा को एनालाइज करने के एंड कंक्लूजन वगैरह जो है खुद से ड्रा करने की एबिलिटी बच्चों के अंदर इस मॉडल के थ्रू जो है टीचर पैदा करता है। इसके 5 फेजेस है, ठीक है। ये सिंपली फेज तो दिए गए हैं, बट जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके इसी तरीके से आएंगे ताकि आप पढ़ के उसका आंसर आसानी के साथ दे सको। देखिए, सबसे पहले इनकाउंटरिंग अ प्रॉब्लम, बच्चों को जो है एक प्रॉब्लम दी जाती है। अब वो प्रॉब्लम जो है पजलिंग सिचुएशन हो सकता है या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो बच्चों को शुरुआत में दी जाएगी। फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है बच्चे क्या करेंगे, डेटा को गैदर करेंगे यानी जमा करेंगे। द गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च। जो प्रॉब्लम दी जाएगी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बच्चे ऑब्जर्वेशन करके इंफॉर्मेशन जमा करेंगे या एक्सपेरिमेंट करके या रिसर्च करके। फिर एक्सप्लेनेशन का फॉर्मुलेशन करेंगे। स्टूडेंट डेवलप हाइपोथेसिस एंड ट्राई टू एक्सप्लोन द फिनोमिना। तो जो उनको क्वेश्चन दिया गया है उस फिनोमिना या उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जो है कोशिश करेंगे, उसको समझने की जो है कोशिश करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे। स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर इंक्वायरी एंड आइडेंटिफाई व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव। तो एनालाइजिंग द डेटा में बच्चे ये करेंगे कि जो कुछ उन्होंने डेटा को जमा किया है, एक्सप्लोर किया है, तो एनालाइज करने में ये देखा जाता है कि क्या वो काम हो गया है या हमें उस चीज को और इम्प्रूव करने या बेहतर करने की जरूरत है। फिर लास्ट में जो है हम अपना कंक्लूजन देंगे जहां पर हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। स्टूडेंट टेस्ट देयर हाइपोथेसिस थ्रू फर्दर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये सिंपल सी चीज है, अगर ये स्टेप आपको एज इट एज ना याद हो तब भी इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हाँ, बस इतना आपके माइंड में होना चाहिए कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो एक ऐसा मॉडल है जिसको टीचर यूज करके बच्चों की इंटेलेक्चुअल स्किल को, उनके क्रिएटिविटी को, इनके क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को, इन सारी चीजों को टीचर क्या करता है, प्रमोट करता है। चलिए, क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब हाउ लर्नर्स मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, आप ये बताइए कि लर्नर कैसे अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को जो है मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकता है, उस चीज को हमें बताना है। क्या मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन या कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, कॉग्निटिव लोड या कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसका सही आंसर होगा मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन। देखिए, मेटा कॉग्निटिव का मतलब होता है हर वो चीज जो आपके माइंड से रिलेट करती है। अब माइंड में क्या होता है कि माइंड से ही आप सोचते हो, ठीक है, माइंड से ही आप डिसीजन लेते हो, माइंड से ही आप सारा काम करते हो। तो मेटा कॉग्निटिव का मतलब होता है कि यानी जब आपका माइंड एकदम एडवांस लेवल में काम करता है, यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज आपके माइंड पे जाती है, जिसको हम बोलते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, जैसे आपके पास एक टॉपिक है या एक सोच है, उस सोच के बारे में या उस टॉपिक के ऊपर जाकर आप चीजों को क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल भी कर रहे हो, साथ में मॉनिटर भी कर रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो माइंड है बिल्कुल एडवांस लेवल का माइंड है, हाईएस्ट लेवल का आपका माइंड है। मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन वाली क्षमता या एबिलिटी जो है आपके पास है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर मोर सुटेबल फॉर क्रिएटिंग वीडियो फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इग्नोर करते हैं, बहुत ही हम हल्के में लेते हैं। तो प्लीज आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, ठीक है। ये काफी आज का ट्रेंड चल गया है, एनटीए इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करता है, पीवाईक्यूज बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कौन सा ऐसा टूल है जिसको यूज करके आप टीचिंग एंड लर्निंग के लिए वीडियो बना सकते हैं। देखिए, कोड ये क्या है, आपका एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें जो है हम वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं, बल्कि इसको यूज करके हम क्या क्रिएट करते हैं, हम क्विज वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर क्विज। ठीक है, तो ये क्विज वगैरह बनाने के लिए जो है यूज किया जाता है ये आपका कोड। एडी पजल जो है इसको यूज करके हम एजुकेशनल वीडियोस टीचिंग एंड लर्निंग के लिए बना सकते हैं। स्क्रीन कास्टोमेटिक जो है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। माइंड मिस्टर जो है इसको यूज करके हम माइंड मैप बनाते हैं। जेम बोर्ड जो है ये आपका एक व्हाइट बोर्ड है जो लिखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब ऐसी सिंपल सी चीज है और ऐसी नॉलेज आपको दी जा रही है, तो इसको जरूर आप अपने माइंड में रखो और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए, मॉडल ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप थ्योरी जो है मेरे चैनल पे अपलोड है, मैंने अभी रिसेंट में उसको अपलोड किया था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो जरूर आप उस थ्योरी को देखना, वहां से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन टू। देखिए पहला क्या है, हमें मॉडलिंग, मॉडलिंग में क्या होता है कि हमें ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपर्ट, यानी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जहां पर टीचर इस थ्योरी को यूज करके बच्चों को कोई भी स्किल, कोई भी चीजें जो है सिखाता है। तो सबसे पहला स्टेप आता है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग में क्या करेगा, बच्चा एक्सपर्ट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे दिया है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी स्किल हम किसी भी स्टूडेंट को सिखाते हैं, फिर जब बच्चा उस स्किल को सीख जाता है, फिर धीरे से हम अपना सपोर्ट, अपनी नॉलेज को हम पीछे से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, क्योंकि बच्चा अब खुद कैपेबल हो गया है वो काम करने के लिए। हेल्पिंग लर्नर इन स्टार्टिंग एंड ग्रेजुअली फेडिंग दी सपोर्ट। देखिए शुरुआत में हम कोई काम कर रहे थे तो हम नहीं कर पाए, तो टीचर ने हमारी हेल्प की शुरू में, ठीक है। तो क्या हम शुरुआत में बच्चों की हेल्प करते हैं, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, फिर उस सपोर्ट को हम फेड कर लेते हैं, हटा लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। शुरुआत में हम साइकिल चलाना सीख रहे थे तो नहीं सीख पाए, टीचर ने हमारी हेल्प की। अब हम चलाना सीख रहे हैं तो फिर टीचर जो है अपना सपोर्ट हटा लेगा, यानी अब हमें स्टार्ट में हमारी मतलब हमारी हेल्प नहीं करेगा जिस तरीके से वो शुरुआत में हेल्प कर रहा था। सी को हमें मिलाना है फोर से। आर्टिकुलेशन में गिविंग वर्ड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड कंटेंट। जब चीजों को आप खुद सीख जाते हो, समझ जाते हो, और उस चीज को आप अपने वर्डों में बताते हो, कि यानी जो टीचर आपको सिखाना चाह रहा था और वो चीज आप सीख गए हो, यानी कैपेबल हो गए, फिर जब आप उस चीज को अपने वर्डों में बताते हो, अपनी समझ को बताते हो कि मैंने इस चीज को कैसे समझा है, ठीक है, यानी आप वर्ड दोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, अपने प्रोसेस के बारे में या कंटेंट के बारे में, तो उस स्टेप को आर्टिकुलेशन बोलते हैं। सबसे हाईएस्ट स्टेप जो होता है वो आता है आपका एक्सप्लोरेशन। ये ऐसा स्टेप है कि यहाँ पर जो चीज आप सीख लेते हो, उस जैसी अगर आपको कोई नई नॉलेज दी जाए या नई स्किल के लिए कहा जाए तो आप खुद ब खुद जो है कर लेते हो, यहाँ पर टीचर के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए सर्चिंग फॉर न्यू इंफॉर्मेशन, वेरीफाइंग एक्सेप्ट इट एज ऑथेंटिक नॉलेज, ठीक है, क्योंकि आपको दिया गया है तो आपने ऑटोमेटिकली जो है उस नए काम को खुद ब खुद परफॉर्म किया है, ठीक है, और यानी अब आपके पास इतनी ऑथेंटिक नॉलेज आ गई है कि आपको टीचर के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए क्वेश्चन सिक्स, सिचुएटेड कॉग्निशन इज, सिचुएटेड कॉग्निशन होता क्या है, सिचुएटेड कॉग्निशन का मतलब क्या है कि जब आपका दिमाग किसी सिचुएशन में काम करता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम नेचुरल जो है, हम सबके माइंड में कुदरत ने जो है दिमाग तो दिया है, बट हमारे दिमाग का सही इस्तेमाल तभी होता है जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं या किसी ऐसी जगह पर हम फंस जाते हैं, तो वहां पर जब हमारा दिमाग काम करता है तो उस सिचुएशन को हम सिचुएटेड कॉग्निशन का नाम देते हैं। कह रहे कि द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट नॉट विद इन द इंडिविजुअल्स माइंड। कहा जाता है कि सिचुएटेड कॉग्निशन एक ऐसी आइडिया है जो सोशल या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में लोकेट होती है, ना कि इंडिविजुअल के माइंड में। इसकी मैं अच्छी एग्जांपल आपको दूंगा कि जैसे आप कहीं पर जो है जा रहे थे, ठीक है, किसी पिकनिक पे आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी जो है रास्ते में पंचर हो गई, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गाड़ी का पंचर बनाना नहीं आता है। अब कुछ ऐसे हैं जिनका दिमाग जो है उस सिचुएशन पे काम कर गया है, ठीक है, कि यानी हमें इस गाड़ी को कैसे ठीक करना है, इस सिचुएशन से हमें कैसे निपटना है, ठीक है, कि तो हम अपनी पिकनिक पर या आप जहां पर हम जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन पर हम पहुंच जाएं। वही होता है कि जब आप किसी मुसीबत में फंसते हो और उस मुसीबत के वक्त आप, यानी उस सिचुएशन के वक्त जब आपका दिमाग काम करता है, उस सिचुएशन में जब आपकी कॉग्निशन काम करती है, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं सिचुएटेड कॉग्निशन। इसी को कहा जाता है कि यानी हमारा दिमाग जो है सोशल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में वाकई होता है, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल के माइंड में, क्योंकि हर किसी के माइंड में दिमाग तो है लेकिन वो सिचुएशन पे काम नहीं आता। जिसका दिमाग उस टाइम पे काम आ गया तो उसी सूरत हाल को या उसी कंसेप्ट को हम सिचुएटेड कॉग्निशन का नाम देते हैं। देखिए situated cognition is a learning theory that emphasizes how individuals learn and understand things within the specific context, situation and activities they are involved, ठीक है। तो ये जो इस चीज पे जोर देता है कि कैसे इंडिविजुअल सीखेगा और चीजों को समझेगा एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में, एक्टिविटीज में जिसमें वो शामिल है। कह रहे हैं कि इट आर्ग्यूज दैट लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट ऑब्जर्विंग नॉलेज एंड देन अप्लाइंग इट लेटर। ये इस बात पे भी जोर देता है कि लर्निंग जो है सिर्फ नॉलेज को ऑब्जर्व करने का नाम नहीं है, लर्निंग जो है सिर्फ नॉलेज को बाद में सीख कर अप्लाई करने का नाम नहीं है, बल्कि लर्निंग जो है, बट दैट नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड एंड शेप्ड बाय द लर्नर्स इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, कल्चर एंड सोशल ग्रुप। कह रहे हैं कि नॉलेज जो है एक्टिवली जो कंस्ट्रक्ट की जाए लर्नर के इंटरेक्शन को
शेप करें उनके इन्वायरमेंट के साथ, कल्चर के साथ एंड सोशल ग्रुप के साथ, तो लर्निंग उस चीज का नाम है। यानी कहने का मतलब यह है कि हर कोई बंदा जो है चीजों को सीख तो लेता है, ठीक है, लेकिन उस चीज को वो सही तरीके से सिचुएशन पे अप्लाई नहीं कर पाता है। अगर वो उस चीज को सही तरीके से सिचुएशन पे अप्लाई कर पाए, उस कल्चर पे अप्लाई कर पाए, उस सोशल ग्रुप पे, उस इन्वायरमेंट पे अप्लाई कर पाए, तो उस चीज का नाम लर्निंग होता है। लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने चीजों को लर्न कर लिया बस। हाँ, सिचुएशन पे अप्लाई कर लिया तो वो आपके लिए लर्निंग है, उसी चीज को सिचुएशन सिचुएटेड कॉग्निशन कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेटेजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। ये एक नया क्वेश्चन है, इसके अंदर नई चीज है, नए मेथड जो है आपको सीखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रैली कोच है, ठीक है, टॉकिंग चिप्स है, राउंड टेबल है, थिंक पेयर शेयर। ये तो कई बार भी वाईक्यूज में आ चुका है, लेकिन ये नई टर्म इस बार पूछी गई है कोऑपरेटिव लर्निंग की, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग की बहुत सारी टाइप्स हैं जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, जो नया है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। लेरी कोच क्या होता है, कह रहे कि इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी वेयर स्टूडेंट वर्क इन पेयर टाकिंग टर्न टू सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हाइल देयर पार्टनर प्रोवाइड कोचिंग एंड फीडबैक। देखिए रैली कोच क्या होते हैं कि यहाँ पर भी स्टूडेंट पेयर्स में काम करते हैं, ठीक है, बारी बारी जो है प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं जब उनका पार्टनर जो है उनको कोचिंग एंड फीडबैक प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। मान लीजिए लर्निंग कोच में जो पेयर्स बनते हैं वो दो दो के ग्रुप बनते हैं, ठीक है। तो ये है एक आपका एक ग्रुप, ठीक है, ये है आपका दो, यानी एक लड़का ये हो गया, एक लड़का ये हो गया, ठीक है, और ये लोग रैली कोच कर रहे हैं। रैली कोच का मतलब ये होगा कि इसमें मान लीजिए ए को अगर कोई प्रॉब्लम टीचर प्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ए जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बी जो होगा वो कोच बनकर यानी गाइडर बनकर, फीडबैकर बनकर जो है इस ए को ऑब्जर्व करेगा और उसको इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जो है फीडबैक देगा और इनको गाइड करेगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है टीचर बी को कोई प्रॉब्लम देगा तो बी सॉल्व करेगा, ए वाला जो है इसको ऑब्जर्व करेगा, इसको कोच देगा, फीडबैक देगा, मॉनिटर देगा। इसी चीज को बोलते हैं रैली कोच, ठीक है। देखिए ये काम कैसे करते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वाज़ेह किया है। कह रहे कि पहले स्टूडेंट का जो है पेयर बनेगा उनके पार्टनर के साथ, ठीक है। फिर सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी वन स्टूडेंट काम करेगा प्रॉब्लम या टास्क के जरिए, जबकि उसका पार्टनर जो है उसका ऑब्जर्वर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक काम करेगा तो दूसरा ऑब्जर्व करेगा और उसी ऑब्जर्वर को हम कोच बोलते हैं। अगर बी काम करेगा तो ए ऑब्जर्व करेगा, अगर ए काम करेगा तो बी ऑब्जर्व करेगा। ऐसे ही ये सिस्टम चलता है और दो ही लोगों का पेयर्स बनता है इस कोच में। फिर कोच एंड फीडबैक, कह रहे हैं ऑब्जर्वर जो है कोचिंग, गाइडेंस, पॉजिटिव फीडबैक जो है प्रॉब्लम सॉल्वर को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। फिर स्विच द रोल्स, स्विच यानी अपने रोल को, ए जो है अपने रोल को बदलेगा, कोच बनेगा, बी जो है अपने रोल को बदलेगा, स्टूडेंट बनेगा, कोच बनेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा। इस वजह से दोनों आपस में बदलते रहेंगे। Partners then switch roles. The former coach now solving the problem and previous problem solver offering the coach. तो वही है कि जो पहले वाला कोच है वो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और प्रीवियस जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो अब कोचिंग को ऑफर करेगा। यानी अगर ए जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, ठीक है, और बी उसका कोच था, ठीक है, तो अब क्या करेगा, बी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ए जो है उसका कोच बनेगा। तो यही सिंपल सी जो है ये है। यहां से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। ये कहा गया कि स्टूडेंट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। यहां पर क्या है कि स्टूडेंट जो है एक दूसरे के सामने बैठेंगे, ये ए है ये बी है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यानी ए अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो बी जो है कोच एंड प्राइज यानी उस चीज को ऑब्जर्व करेगा, फीडबैक देगा, गाइड करेगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा कि बी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ए कोच बनेगा, उसको फीडबैक देगा, उसकी तारीफ करेगा, उसको एक तरीके से फीडबैक देगा, और कंटिन्यू इसी तरीके से क्या करेंगे वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। इसी तरतीब को या इसी स्ट्रेटेजी को हम रैली कोच बोलते हैं, जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट है। चलिए टॉकिंग चिप्स क्या होता है, कह रहे हैं कि दिस टूल हेल्प इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन बाय लिमिटिंग ईच स्टूडेंट टू अ सर्टेन नंबर ऑफ चिप्स दे कैन यूज टू स्पीक। देखिए इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को जो है एक तरीके की चिप्स दी जाती है, हम बोल सकते हो कि कॉइन दी जाती है ना। और इसका मतलब यही होता है कि ताकि सारे बच्चों की इक्वल पार्टिसिपेशन डिस्कशन में हो जाए। यानी उनको चिप्स दी जाएगी और इनको एक टॉपिक दे दी जाएगी डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड इन बच्चों के पास जो भी थॉट्स आएंगे तो टीचर कहेगा कि पहले अपनी चिप, अपनी कॉइन जो है रखो और अपने थॉट्स को बताओ, ठीक है। दूसरा बच्चा के माइंड में अगर कोई थॉट्स आएगा तो वो अपनी चिप्स रखेगा, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करेगा। जैसे आप देखोगी यहाँ पर सबके पास जो है चिप्स है, किसी के पास दो है, तीन है,
है, 4 है, इस तरीके से। तो इनको जो टॉपिक दी गई है डिस्कशन से रिलेटेड, तो उस टॉपिक्स के बारे में अगर इनके माइंड में कोई थॉट्स है तो वो पहले अपनी चिप्स रख रहे हैं, अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी रख रहा है अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहा है, ये भी रखेगा प्रेजेंट करेगा, ये भी रखेगा प्रेजेंट करेगा। तो काफी अच्छा सिस्टम है, यानी इसका मतलब यही है कि हर किसी को चिप दी जाएगी ताकि हर किसी के पास बोलने का मौका हो, बोलने की अपॉर्चुनिटीज हो, इक्वल पार्टिसिपेशन हर स्टूडेंट को मिल सके। देखिए, कह रहे हैं कि इट इज अ कागन स्ट्रक्चर वेयर स्टूडेंट गेट इन ग्रुप एंड ईच स्टूडेंट इज गिवन 2 या 3 चिप्स। ठीक है, 2 या 3 चिप्स जो है हर बच्चों को दी जाएगी इस स्ट्रेटेजी में। A teacher provide a discussion topic and student take turn saying their thoughts and using a chip with each thoughts until everyone's chip are gone। तो हर बच्चे जो टॉपिक दी जाएगी डिस्कशन से उससे रिलेटेड अगर इनके पास कोई थॉट्स होगा, उस थॉट्स को बताने के लिए पहले वो चिप रखेंगे और तब जाकर अपने थॉट्स को जो है प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, काफी अच्छी स्ट्रेटेजी, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जिन बच्चों को नहीं बोलने दिया जाता है, जिन बच्चों के को मतलब लोग हल्का समझते हैं तो उनको बोलने नहीं देते हैं, तो जिनके पास चिप होगी सब बोल पाएंगे। चलिए, राउंड टेबल क्या है, ये भी काफी अच्छा है। कह रहे हैं कि इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी जहां वेयर स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटिवली ऑन अ टास्क। जहां स्टूडेंट का एक स्मॉल ग्रुप है, मिलजुल कर किसी टास्क पे काम करता है और वो अपने आइडियाज को जो है एक पेपर पर या बोर्ड पर जो है क्या करते हैं, शेयर करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे इसमें क्या होगा ना, यही सिंपल सी चीज और कुछ भी नहीं है। राउंड टेबल क्या है, सारे लोग जो है एक टेबल पर बैठे होंगे, ठीक है, और अगर इनको कोई जो है टॉपिक टीचर देगा और सबके पास जो होगा क्या होगा, एक पेपर होगा, एक कलम होगी। ठीक है, तो जो टॉपिक दी जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड इनके माइंड में जो थॉट्स है, ठीक है, तो ये लिखेगा। ठीक है, तो लिखने के बाद इसको ट्रांसफर करेगा, फिर ये अपने थॉट्स को लिखेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, फिर ये अपने थॉट्स को लिखेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, ये लिखेगा अपने ये इसको इस तरीके से जो है सब लोग अपने थॉट्स को जो है पेपर पर ट्रांसफर करने के बाद लास्ट में जब पेपर आ जाएगा फिर उस चीज को ये लोग फाइनलाइज करेंगे कि फाइनल डिसीजन किस चीज पे लिया जाना चाहिए। तो राउंड टेबल का मतलब ही यही है कि सारे लोग टेबल के चारों तरफ बैठेंगे, कॉपी कलम रखे रहेंगे, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो थॉट्स जो आइडियाज होंगे उसको लिखेंगे और उसको आपस में घुमाते रहेंगे। यही है इनका तरीका। देखिए, ग्रुप कैसे काम करेगा, पहले स्टूडेंट को जो है 3 या 5 मेंबर के ग्रुप में जो है डिवाइड कर दिया जाएगा, फिर उनको एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम दी जाएगी ताकि ग्रुप उस क्वेश्चन या प्रॉब्लम पे काम करे। इनिशियल रिस्पॉन्स, ईच स्टूडेंट राइट अ रिस्पॉन्स टू टास्क ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर और व्हाइट बोर्ड। फिर बाद पहला स्टूडेंट जो है अपने पेपर को पास करेगा नेक्स्ट स्टूडेंट तक। ठीक है, फिर अगला स्टूडेंट जो है वो रीड करके रिस्पॉन्स देगा और अपने आइडियाज या रिस्पॉन्स को ऐड करेगा और वो आगे जो है पेपर को पास कर देगा। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल ऑल स्टूडेंट हैव एडेड देयर कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मतलब अपने रिस्पॉन्स को घुमाते रहेंगे जब तक सारे लोग अपने कंट्रीब्यूशन को ऐड ना कर ले। फिर फाइनल जो है क्या होगा, डिस्कशन लिया जाएगा, उस पर डिसीजन जो है लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये फिगर या डायग्राम देखकर आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि राउंड टेबल होता क्या है। थिंक पेयर शेयर, इसमें क्या होता है कि पहले स्टूडेंट जो है टॉपिक के बारे में इंडिविजुअली सोचता है, ठीक है, फिर उसको अपने पार्टनर से डिस्कस करेगा और फाइनली जो है फिर वो अपने आइडियाज जो है पूरे ग्रुप को बताएगा। जैसे यहाँ पे है आपने इंडिविजुअली थिंक योरसेल्फ, ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो पार्टनर था उसको आपने बताया, पेयर विथ अ पार्टनर्स, ठीक है, फिर उसके बाद मिलकर इन लोगों ने पूरे क्लास को जो है वो बात जो है शेयर कर दी है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आइडियाज आपने पहले सोचे फिर पार्टनर को बताई, फिर उसके बाद आपने पूरे होल ग्रुप को आपने बता दिया है। तो ये है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी की जो नई टाइप्स जो है आपको क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो इनसे इंडिविजुअली क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो प्लीज केयरफुल्ली रीड एंड केयरफुल्ली जो है आप लोग चीजों को वॉच कीजिए। ठीक है, वीडियोस छोटी हैं, क्वेश्चन जो है अगरचे साथ है, मैंने इसी वजह से 7-7 या 8-8 क्वेश्चन के जो है पार्ट्स में लाऊंगा ताकि मैं एक यूनिट से रिलेटेड 5 क्लासेस या 6 क्लासेस हो सके वो आपको जो है कंप्लीट आसानी के साथ आप चीजों को देख सके। यानी बहुत ज्यादा लेंथी क्लास होने की वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, बोरिंग सा होगा, ये सारी चीजें जो है आने लगती हैं। तो जरूर आप लोग देखें, और चीजें आपको अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, उसको पूरा क्लियर करने की जो है कोशिश की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।